सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीमिंग निफ्टी। और इस चैनल पर अभी हम एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन की सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम एक स्ट्रैटेजी को एंड टू एंड ऑटोमेट करके डिप्लॉय करना सीख रहे हैं। सो इस सीरीज़ के ऑलरेडी 3 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने पाइथन के एसेंशियल्स को डिस्कस किया था और इस एपिसोड में हम जो पाइथन के एसेंशियल्स हमने सीखे थे उनको थोड़ा सा और डीपली समझेंगे, उनके और थोड़े से रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे ताकि जो हमने फाउंडेशन बिल्ड करी थी वो और स्ट्रांग हो और आपको आगे जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हम कोड करने वाले हैं वो इजीली समझ आए। इसके बाद हम आज अपना फर्स्ट ब्रोकर इंटीग्रेशन भी देखेंगे कि किसी ब्रोकर से अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो वो आप कैसे करते हो और आप प्राइसेस वगैरह कैसे फेच कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. सो लास्ट हमने जब रैप अप किया था हमने पाइथन के एसेंशियल्स में फंक्शंस को समझा था, प्रिंट फंक्शन को स्पेसिफिकली समझा था, इफ एल्स या एलिफ ब्लॉक्स को समझा था, लूप्स को समझा था। ये सारी चीज़ें साथ में कैसे काम करती हैं वो भी हमने देखा था। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा फर्दर ले जाएंगे और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक वॉलेट का एग्जाम्पल लो कि लेट्स से एक वॉलेट है तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं। भाई अगर एक यूज़र का वॉलेट है तो वो उसमें पैसे ऐड करेगा तो ऐड मनी एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। वो उस वॉलेट से पेमेंट करेगा तो मेक पेमेंट एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फिर अगर उस यूज़र को अपने लास्ट ट्रांजेक्शन्स देखने हैं तो लास्ट ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं और इन सारी चीज़ों को हम पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये आपको चला के दिखाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये आप सेम रिपोजिटरी है जो हमने फर्स्ट अपने गिट वीडियो में बनाई थी। आई थिंक एपिसोड 2 था जिसमें हमने ये ट्रेडिंग ऑटोमेशन वाली रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर की थी। तो सेम रिपोजिटरी है और आज जो भी हम करने वाले हैं मैं ये फाइल्स कमिट करके पुश भी कर दूंगा तो आप पब्लिकली देख पाओगे। मैं रिपोजिटरी का लिंक कमेंट्स में पिन कर दूंगा तो या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से रिपोजिटरी पे जा सकते हो और जो भी फाइल्स हम आज कोड करेंगे यहाँ पे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें और थी जो मुझे लगा कि मुझे कवर करनी चाहिए थी लास्ट एपिसोड में जो शायद मिस हो गई। तो ये विजुअल स्टूडियो का जो स्क्रीन है ना, आप एकदम लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे आपके रिपोजिटरी के अंदर के सारे फाइल्स आते हैं। जो भी फाइल्स आप बनाते हो या जो भी फाइल आप क्लोन करते हो रिमोट से लोकल में तो वो सब यहाँ दिखता है। आप किसी फाइल को सेलेक्ट करके अगर उस पर काम कर रहे होते हो तो वो इस विंडो में दिखता है जहाँ पे अभी मैं कर्सर को होवर कर रहा हूँ। अब जब भी आप एग्जीक्यूशन करते हो तो एग्जीक्यूशन का जो आउटपुट है वो लोअर पार्ट में दिखता है, ये यहाँ पे इस पार्ट में जो ये मैंने हाईलाइट किया। तो जब भी मैं कोड रन करूंगा उसका आउटपुट आपको लोअर पार्ट में दिखेगा। अभी इसका साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ बीच में ये ड्रैग करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मुझे इतना ठीक लगता है, इतने में मेरे को इधर के फाइल्स भी दिख जाते हैं और यहाँ पे फाइल का कंटेंट और इसके नीचे का ये एग्जीक्यूशन। अब कई बार एग्जीक्यूशन का रिजल्ट लंबा होता है तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं और रिजल्ट उस हिसाब से देख सकते हैं। ये बस बेसिक ओवरव्यू है कि आप कैसे लेआउट कैसा इसका काम करता है विजुअल स्टूडियो कोड का। ठीक है, अब जो वॉलेट की मैं बात कर रहा था पहले मैं उसको चला के दिखाता हूँ फिर मैं लाइन बाय लाइन कोड समझाऊंगा आप तब आप समझ पाओगे कि कितना ईजी था इम्प्लीमेंट करना। तो सिमिलरली अच्छा, चलाने के लिए लाइक लास्ट टाइम कंट्रोल F5, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में मैंने चलाने के लिए F5 बोला था। F5 डिबग के लिए है। डिबग एक फंक्शनैलिटी है जो हम बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अभी मैं उस पर टच नहीं कर रहा हूँ बट आगे हम समझेंगे कि डिबग क्या होता है। बट आप रन करने के लिए अभी के लिए कंट्रोल F5 यूज़ करो। तो कंट्रोल एंड F5 अगर हम हिट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, किसी भाई ने वीडियो में लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि विजुअल स्टूडियो कोड में जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी छोटा है तो कोड एक्चुअली दिख नहीं रहा है एग्जीक्यूशन पे। तो मैंने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया है
लास्ट टाइम ये 14 पे था, अभी मैंने इसको 18 किया है। इवन आउटपुट का भी फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो आई होप इट इज़ रीडेबल। अगर अभी भी नहीं है तो भाई प्लीज़ लेट मी नो, बट आई थिंक ये डिसेंट फॉन्ट साइज है। अभी मैंने लास्ट टाइम से 4 पॉइंट्स इंक्रीज किया है इसको। सो ओके, लेट्स रन इट। सो कंट्रोल F5 हिट करते हैं। अब ये पूछ रहा है कैसे चलाना है, तो पाइथन डिबगर, एंड अब आप देखो ये क्या कर रहा है। मैंने आउटपुट वाला विंडो थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लिया, तो अभी देखो करंट बैलेंस जो वॉलेट में है ना वो 0 है, ठीक है। अब यूज़र को ये 3 फंक्शनैलिटीज़ बेसिकली मिली हुई हैं कि ऐड मनी, मेक पेमेंट एंड व्यू हिस्ट्री। अब व्यू हिस्ट्री में लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स दिखाएगा एंड एग्जिट। तो अभी एक काम करते हैं, देखो करंट बैलेंस अभी 0 है, हम 0 बैलेंस पे पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। तो हम यहाँ पे अपनी चॉइस डालेंगे, ये वेट कर रहा है यूज़र इनपुट का कि 1 से 4 के बीच में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एंटर करो, ठीक है। तो लेट्स से हम 2 डालते हैं यहाँ पे, विच मीन्स वी वांट टू मेक अ पेमेंट। अभी ये कह रहा है कितना पेमेंट करना है, तो मान लो 250 रुपये का पेमेंट करना है, 250 लिख के हम एंटर कर देते हैं। तो अभी देखो इसने एरर दिया, फेल्ड इनसफिशिएंट फंड्स। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। मीन्स अगर 0 बैलेंस है या जो भी बैलेंस रिमेनिंग है वॉलेट में, उससे ज़्यादा अमाउंट हम पे नहीं कर सकते, वहाँ पे फेलियर आना चाहिए, तो वो दिखा रहा है इनसफिशिएंट फंड्स। उसके बाद वापस से इसने रीइटरेट किया है कि करंट बैलेंस 0 है, आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू ऐड मनी, मेक अ पेमेंट, व्यू हिस्ट्री। तो लेट्स ऐड अ मनी, ठीक है। तो हम इसमें 1500 रुपये, ओ सॉरी, तो अभी पहले हमें इसको चॉइस देनी पड़ेगी ऐड मनी। तो हम 1 दबाएंगे, तब ये पूछेगा कितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो लेट्स से 1500 रुपये हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो करंट बैलेंस आपका कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया। अब इसमें लेट्स से हमने पेमेंट किया कहीं, या हम कहीं शॉपिंग पे गए, हमने कुछ पेमेंट किया यूपीआई, तो लेट्स सेलेक्ट टू मेक अ पेमेंट, और यहाँ पे मान लो 238 रुपये का पेमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखोगे ये 238 रुपीज़ 1500 का जो अमाउंट था उसमें से अपने आप डिडक्ट हो गया, एंड करेंट बैलेंस इज 1262 नाउ, ठीक है। अभी एक पेमेंट और करते हैं, ठीक है, लेट्स मेक अनदर पेमेंट, और इस बार हम 500 रुपीज़ की पेमेंट करते हैं। तो अभी देखो जो लास्ट अमाउंट था उसमें से 500 डिडक्ट हो गया, एंड 762 इज द करेंट बैलेंस फॉर इन द वॉलेट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लास्ट हिस्ट्री देखते हैं, ट्रांजेक्शन्स देखते हैं कैसे हैं। तो उसके लिए हम 3 दबाते हैं एंड एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दिख रही हैं आपको। तो अभी तक 3 ही ट्रांजेक्शन्स हैं, एक 1500 का क्रेडिट किया था हमने, एक डेबिट किया था 238 का, और एक 500 का डेबिट किया था। तो वो प्लस माइनस करके सब दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये बेसिक सा वॉलेट हमने बिल्ड किया। अब ये कोड में कैसे इंप्लीमेंटेड है उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये अपने आप एग्जिट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली लूप में है और यूज़र इनपुट का वेट कर रहा है कि भाई आपको पैसे ऐड करने हैं तो वो कर लो। मतलब जो 4 ऑप्शंस हमने कोड किए हैं वो 4 ऑप्शन से कंटिन्यूअसली बार-बार यूज़र को प्रेजेंट कर रहा है। इसको एग्जिट करने के लिए हमने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको 4 देते हैं और ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो इसने देखो बोल दिया एग्जिटिंग वॉलेट गुड बाय। अब पाइथन का प्रोग्राम जो था हमारा टर्मिनेट हो गया। अब अगर हम इसको वापस से रन करेंगे ना, तो वॉलेट का बैलेंस वापस से इनिशियल 0 ही होगा। याद है हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, आपका डिस्क होता है, आपका रैम होता है। तो अभी जो हमने लास्ट एग्जीक्यूशन किया ना, उसका सारा डेटा रैम में था। अब वो एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो वो सारा जो डेटा रैम में था वो उड़ गया, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जब आप करोगे ना, तो वॉलेट बैलेंस वापस से 0 से मिलेगा आपको। बट अगर आपको लास्ट जो आपने एग्जीक्यूशन किया था उसका डेटा रिटेन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको किसी फाइल में वो सारी एंट्रीज को ट्रैक करना पड़ेगा। वो सब आप कोड के थ्रू कर सकते हो। हम आगे जब डेटाबेसेस वगैरह एक्सप्लोर करेंगे तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे। बट आई होप मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा हो। तो अब क्विकली इसको कोड में देखते हैं कि हमने क्या क्या कर रखा है कोड में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड है, ठीक है, वॉलेट बैलेंस, लाइन नंबर 1। अभी वॉलेट बैलेंस इनिशियल हमने 0 रखा है, ठीक है, और एक लिस्ट डिफाइन की है, ये एम्प्टी लिस्ट है अभी, ठीक है। हमने लिस्ट डिस्कस किए थे लास्ट पाइथन के एसेंशियल्स में। लिस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं हम,
ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है ना एक तरह की लिस्ट है और ये अभी एम्प्टी है। आप अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स यहाँ यूज हुए हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। लिस्ट को डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं अगर उनके बीच में हमने कुछ नहीं लिखा है, विच मीन्स हमने जो लिस्ट बनाई है वो अभी एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, डिजिटल वॉलेट सिस्टम स्टार्टेड, ठीक है। तो जब भी ये चला होगा ना तो सबसे पहले ये लाइन लिख के आई होगी एक्चुअली। हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, पाइथन का कोड जब आप चलाते हो ना, वो फर्स्ट लाइन से नीचे की तरफ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। तो ये इसको हम कंट्रोल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एग्जीक्यूट करता है अंटिल कोई स्पेसिफिक ब्लॉक नहीं पड़ जाता है, ठीक है। जैसे आप स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हो, आप जो नॉर्मल बिहेवियर है स्पॉटिफाई का वो एक गाना आफ्टर अनदर प्ले होता जाता है अंटिल आप स्पेसिफिकली नहीं बोलते हो कि ये गाना आप लूप में सुनना चाहते हो, उसमें लूप का ऑप्शन होता है तो वो रिपीट पे लग जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अंटिल लूप नहीं आता है, आपका सारा एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन ही होगा, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। जहां पे लूप आएगा तो लूप की कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रही होगी, अगेन हमने पाइथन की जो एसेंशियल्स वाली वीडियो थी उसमें कंडीशंस की बात की थी कि जब तक किसी इफ ब्लॉक या किसी लूप की जो कंडीशन हमने लिखी हुई है वो अगर ट्रू में इवेल्युएट हो रही है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार, लूप के केस में बार बार और इफ एल्स या एलिफ के केस में एक बार, ठीक है। तो अच्छा, लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू इवेल्युएट हो रही है या फिर आप एक्सप्लिसिटली उसको जाके ब्रेक नहीं कर रहे हो या लूप से फोर्सफुली एग्जिट नहीं ले रहे हो, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे इसका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से है, पहले इसने देखो वेरिएबल ये डिफाइन किया, वॉलेट बैलेंस 0, ट्रांजैक्शंस की लिस्ट एक डिफाइन करी, तो उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट दिया, डिजिटल वॉलेट सिस्टम स्टार्टेड, जो कि हमने यहाँ पे देखा आउटपुट में नीचे। एंड अब यहाँ पे एक इनफिनाइट लूप स्टार्ट हो रहा है। इनफाइनाइट कैसे? तो कोई भी लूप कब तक चलेगा? जब तक लूप के साथ में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू इवेलुएट हो रही हो। हमने बुलियंस की बात की थी, ट्रू एंड फॉल्स दो तरह के बुलियन होते हैं और जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो या तो ट्रू या तो फॉल्स में रिजल्ट करती हैं, ठीक है। तो जब भी किसी ब्लॉक का आउटपुट कंडीशनल जो कंडीशन आगे लिखी हुई है किसी ब्लॉक की वो ट्रू इवेलुएट हो रही है तो वो ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाइल लूप ना एक तरह का ब्लॉक है और इसके आगे की जो कंडीशन है ना, हमने कंडीशन ना देके डायरेक्ट वहां पे ट्रू ही डाल दिया है, तो क्या हुआ? ये एक तरह का इनफाइनाइट लूप हो गया। ये हमेशा चलता रहेगा जब तक हम मतलब अनटिल हम इसको एक्सप्लिसिटली जाके ब्रेक नहीं कर देते हैं, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो वाइल ट्रू एक इनफाइनाइट लूप है, इसका बहुत यूसेज है आगे स्ट्रेटजी जब हम डिजाइन करेंगे तभी, इसीलिए मैंने एक ऐसा एग्जांपल चूज किया जहां पे हम ये बेसिक चीजें समझ सकें। अब देखो, जब भी ये एप्लीकेशन हम चला रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा ये 4 ऑप्शंस हमें दे रहा था ना बार बार। पहले बोल रहा था करंट बैलेंस, उसके बाद ऐड मनी, मेक अ पेमेंट, व्यू हिस्ट्री, एग्जिट, एंड फिर बोल रहा था एंटर चॉइस 1 to 4, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने देखो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो प्रिंटफ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये प्रिंटफ में ना हमने अंदर थोड़ा सा एडवांस चीजें यूज की हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो प्रिंट, ये एक तरह का फंक्शन है लाइक हमने डिस्कस किया था। अब प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिखते हो वो प्रिंट होता है। अब जब प्रिंट के अंदर जो पैरेंथेसिस हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं ना इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस के बाद अगर आप स्मॉल f लिख के डबल कोट्स स्टार्ट करते हो, विच मीन्स आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, मतलब जो स्ट्रिंग आप लिख रहे हो डबल कोट्स के अंदर उसके साथ साथ कोई वेरिएबल का वैल्यू इवेल्युएट करके इंजेक्ट कराना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ना हम क्या बोल रहे हैं, करंट बैलेंस रुपीस, और वहां पे हम वॉलेट बैलेंस वेरिएबल का आउटपुट डालना चाहते हैं। तो वो डालने का तरीका ये है कि आपको स्टार्ट में f लिखना पड़ेगा और करली ब्रेसेस के अंदर वॉलेट बैलेंस वेरिएबल को आप इंजेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप ये f नहीं लिखोगे तो आप ये करली ब्रेसेस डबल कोट्स के अंदर यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बैकस्लैश n हमने लास्ट टाइम भी देखा था। बैकस्लैश n
जब भी आप प्रिंट के अंदर डालते हो तो वो न्यू लाइन को डिनोट करता है। तो मतलब जब भी प्रिंट चलेगा, पहले एक न्यू लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद न्यू लाइन के बाद ये करंट बैलेंस, ये क्या हो गया, सॉरी। सो पहले एक न्यू लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद न्यू लाइन के बाद करंट बैलेंस रुपीज वॉलेट बैलेंस प्रिंट होगा, और इसके बाद फिर से एक न्यू लाइन प्रिंट होगी। तो ऐसा ही बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देखो ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम स्टार्टेड, अब इसके बाद देखो ये गैप है, अब गैप के बाद ये करंट बैलेंस जीरो बोल रहा है, और उसके बाद फिर से इसने गैप दिया। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, प्रिंट, ऐड मनी, मेक पेमेंट, इनके बीच में कहीं भी हमने बैकस्लैश n नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखो कोई भी गैप नहीं है बीच में। जब भी आपको स्क्रीन के आउटपुट में न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करनी है तो आप बैकस्लैश n यूज करते हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो वाइल ट्रू के अंदर, मतलब एक लूप के अंदर, हमने ये 4 लाइनें डाल रखी थी जो हमें यहाँ पे बार बार दिख रही थी। अब जब भी आपको स्क्रीन से कोई इनपुट रीड करना होता है ना, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड फंक्शन है पाइथन में, उस फंक्शन का नाम है इनपुट, ठीक है। तो जब आप इनपुट लिखते हो या इनपुट फंक्शन को कॉल करते हो, उसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो, और जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा ना, जो टर्मिनल है आपका, नीचे वाला जो ब्लैक पार्ट है ना, जहां पे आउटपुट दिखता है, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल पे आपको जो भी आपने इनपुट के अंदर डबल कोट्स में लिखा होगा वो वहां पे एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, और उसके साथ में जब भी आप कुछ टाइप करोगे टर्मिनल पे, वो इनपुट फंक्शन रीड करेगा और एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने चॉइस जो है ना, ये एक वेरिएबल ली है, और इनपुट जो भी रीड करके ला रहा होगा टर्मिनल से, वो एक चॉइस के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट टर्मिनल से जब इनपुट फंक्शन कॉल करके आप कुछ भी रीड करते हो ना, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। इवन अगर आप नंबर टाइप करते हो ना, वो नंबर भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, अभी हम देखेंगे। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने ना बोला था यूजर को कि भाई चॉइस दो तुम, कि 1 2 3 4 में क्या करना चाहते हो, ठीक है। अभी यूजर ने 1 से 4 तक लेट से कुछ भी सेलेक्ट किया, तो अलग अलग नंबर के हिसाब से अलग अलग फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर 1 दबाया हो तो पैसे ऐड करने हैं, 2 दबाया हो तो पेमेंट करना है, 3 दबाया हो तो हिस्ट्री देखनी है। तो आप देख रहे हो ना, इफ 1 तो कुछ होना चाहिए, इफ 2 तो कुछ और होना चाहिए, इफ 3 तो कुछ और। तो यहाँ पे इफ एल्स जो हमने समझा था लास्ट टाइम में, इफ एलिफ, वो यहाँ पे अच्छे से यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखो कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, कि इफ चॉइस, अच्छा जो भी हमने यहाँ से रीड किया ना, वो तो चॉइस के अंदर स्टोर हो गया। तो अब हम कंपैरिजन ना चॉइस के ऊपर लगाएंगे। तो इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, अब ये 1 देखो स्ट्रिंग टाइप का दिया है, क्यों? क्योंकि इनपुट जब भी टर्मिनल से कुछ रीड करता है ना, वो स्ट्रिंग टाइप का होता है हमेशा। तो अगर चॉइस की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 स्ट्रिंग के बराबर है, तो हमें क्या करना है, अमाउंट के अंदर पैसे ऐड करने हैं, और कितने पैसे वो यूजर बताएगा। तो अगेन यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन को यूज किया है, देखो ये इनपुट फंक्शन यूज किया है, एंटर अमाउंट टू ऐड। अब जितना भी अमाउंट वहां से आ रहा होगा, अब उस अमाउंट को हमने वापस से इंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया है। ये हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। मतलब हमने अभी मैंने बोला था कि जब भी आप इनपुट से कुछ भी रीड करते हो, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड होता है। अब उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इंटीजर में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, इंट फंक्शन होता है, उसके अंदर आप उस वैल्यू को पास कर दो तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। ये इंट एक फंक्शन है, ठीक है, और ये इनपुट एक फंक्शन है। इस लाइन को आप कुछ अलग तरह से भी लिख सकते थे, जैसे लेट्स से इसको मैं निकाल लेता हूं, यहां से इनपुट को निकाल लेता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख देते हैं यूजर एंटर्ड अमाउंट इक्वल टू ये, ठीक है। अब जो भी यूजर ने अमाउंट एंटर किया वो इसमें आ रहा है। अब इस वैल्यू को आप उठा के इसमें पास कर दो। तो इन 2 लाइन का भी मतलब सेम ही है जो पहले लिखा हुआ था, बट अब ये समझ में बेटर आ रहा होगा आपको। जैसे जैसे आप पाइथन में थोड़ा बेटर होते जाओगे, आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स जो एक लाइन में लिखे होते हैं उनको भी आसानी से इंटरप्रेट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। इसका आउटपुट भी सिमिलर आएगा।
तो मैं कंट्रोल Z कर देता, कंट्रोल Z अंडू करने के लिए, मतलब जो भी हमने चेंजेस किए वो वापस से रिवर्ट। तो कंट्रोल Z करेंगे तो हम वापस से जो पहला लिखा हुआ कोड था वो उस पे पहुंच जाएंगे। ये स्टेट थी हमारी, ठीक है। तो अब अमाउंट में जो यूजर अमाउंट देना चाह रहा है वो ले लेंगे, और उस अमाउंट का हमें करना क्या है, वॉलेट बैलेंस में ऐड करना है। तो वॉलेट बैलेंस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया और उसमें असाइन कर रहे हैं। अब असाइन क्या कर रहे हैं, करंट वॉलेट का जो बैलेंस है वो प्लस जो नया अमाउंट आया है वो, उसको वापस से वॉलेट बैलेंस में असाइन कर दे रहे हैं। तो आप सेम वेरिएबल में कुछ ऑपरेशन करके सेम वेरिएबल के साथ वापस असाइनमेंट कर सकते हो, ये पॉसिबल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे वॉलेट बैलेंस में असाइनमेंट कर रहे हैं और वॉलेट बैलेंस में हम ऐड भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। मतलब लेट्स से इसको मैथमेटिकली समझो, वॉलेट बैलेंस करंट 0 है तो यहाँ पे अभी तो 0 है, तो जब ये कॉल होगा ना वॉलेट बैलेंस तो ये 0 आएगा, और लेट्स से अमाउंट यूजर ने 1000 इनपुट किया तो 0 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 1000। अब ये 1000 जो है ना वॉलेट बैलेंस की नई वैल्यू हो जाएगी, 0 हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन्स भी नोट करने हैं। तो ट्रांजेक्शन्स एक तरह की लिस्ट है। अब लिस्ट के साथ अलग अलग फंक्शंस आते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स डॉट अपेंड, मतलब लिस्ट के अंदर अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप डॉट अपेंड फंक्शन को कॉल करके इस तरह से ऐड कर सकते हो। किधर गया, चॉइस हाँ ये ओके। सो ट्रांजेक्शन्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे देखो जैसा प्रिंट के अंदर अभी हमने समझा था ना जो लॉजिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, तो यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किया हुआ है। मतलब क्रेडिट और प्लस और अमाउंट जो वेरिएबल यूजर ने इनपुट किया है उसको साथ में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में यूज किया है, और सिंस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पे एफ साथ में यूज किया हुआ है। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना हम, ये इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एक डबल कोट्स के अंदर पूरी एक स्ट्रिंग है और उसके साथ हम कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन्स डॉट अपेंड हमने चलाया, तो अभी ये फर्स्ट चॉइस वाला ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया। साथ में देखो सक्सेस मनी एडेड, अगर आप देखोगे तो ये इसी तरह से चला होगा। किधर गया, हाँ देखो यहाँ पे हमने चॉइस 1 ली थी, तो 1 मीन्स इसके अंदर आया होगा इस ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद हमने 1500 दिए, मतलब इनपुट हमने 1500 दिया, तो यहाँ पे 1500 अमाउंट के अंदर स्टोर हुआ, और वही 1500 इवेंचुअली वॉलेट बैलेंस में स्टोर होगा, और ये ट्रांजेक्शन्स में अपेंड भी हो जाएगा। तो आगे जब आप ट्रांजेक्शन्स को कॉल करते हो ना तो आपको वो 1500 दिखता है, ये इस तरह से, ठीक है। लिस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है, तो ट्रांजैक्शनल डेटा को स्टोर करने के लिए लिस्ट एक बहुत सही डेटा टाइप था, क्योंकि बार बार यूजर कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो एक के बाद एक ऐड होते जाने चाहिए सेम सीक्वेंस में। तो लिस्ट वाज द राइट वेरिएबल टू चूज या राइट डेटा टाइप टू चूज, ठीक है। अब लेट्स से यूजर ने 2 चूज किया होता तो क्या होता, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 के साथ कंपैरिजन दिया हुआ है। तो इफ एलिफ जो ब्लॉक्स होते हैं ना, इफ एलिफ एल्स, ये 3 ब्लॉक साथ में चलते हैं, इफ एलिफ एल्स। अब ये 3 अगर साथ में लिखे हैं ना, इनमें से कोई एक भी ब्लॉक अगर चल जाता है तो बाकी के ब्लॉक्स इग्नोर हो जाते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब देखो, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, इफ एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4 एल्स। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक चला तो बाकी के ब्लॉक्स जो है ना वो इग्नोर हो जाएंगे, और वो सीक्वेंशियली चेक होंगे। तो पहले जो ऊपर से आ रहा होगा ना, तो पहले ये 1 के लिए चेक करेगा, ओके 1 में कंडीशन मैच नहीं हुई तो फिर ये 2 के लिए मैच करने जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अगर 2 के लिए कंडीशन मैच नहीं हुई तो फिर ये 3 के लिए जाएगा। लेट्स से 3 में कंडीशन मैच हो गई तो अब ये आगे इन 2 ब्लॉक्स को इग्नोर ही कर देगा, इन 2 ब्लॉक्स को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। ये इफ एलिफ एल्स की प्रॉपर्टी है कि ये ब्लॉक्स अगर साथ में लिखे हैं तो इनमें से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जहां पे कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, एंड कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं, ये पूरा आप चेन कर सकते हो। मतलब इफ एलिफ के बहुत सारे ब्लॉक्स आप
लाइन से लगा सकते हो, ठीक है। तो बॉस दूसरी लैंग्वेजेस में ना, यहाँ पे पाइथन में शॉर्ट में इसको एलिफ लिख रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस में इसको एल्स इफ प्रॉपरली लिखते हैं। ये इन्होंने थोड़ा पाइथन में इस तरह से बना रखा है कि एलिफ लिखना पड़ता है, वरना हम इसको एल्स इफ लिखते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, बट पाइथन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये एलिफ ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने ऐड मनी वाला लॉजिक समझ लिया। अब लेट से यूजर ने चॉइस 2 एंटर कर दी है, तो अगर 2 का मैच आता है, एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2, तो सेम कि मेक पेमेंट, कितना पेमेंट करना है, तो वहां पे हमने यूजर इनपुट लिया है और उसको इंटीजर में कन्वर्जन किया है और वो अमाउंट लिया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे कि जो अमाउंट यूजर एंटर कर रहा है पेमेंट करने के लिए, वो कभी भी वॉलेट बैलेंस से बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉजिकल बात है ना, लेट से आपके वॉलेट में 100 रुपए है, आप 500 रुपए का पेमेंट करने जा रहे हो, तो फेलियर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे वही ये वैलिडेट कर रहा है। अब देखो, एलिफ के अंदर फिर से इफ एल्स आ गया है, आप इसकी नेस्टिंग भी, इसको नेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे नेस्टिंग भी कर सकते हो और जितनी मर्जी चाहे उतनी कॉम्प्लिकेटेड नेस्टिंग कर सकते हो। ये एक बेसिक एग्जांपल है नेस्टिंग का, बट बहुत डिफरेंट तरह से आप नेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि पेमेंट वाला जो अमाउंट है वो वॉलेट बैलेंस से ऑब्वियसली बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे कोड में, देखो, इफ वॉलेट बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अमाउंट, अगर वॉलेट का बैलेंस जो अमाउंट यूजर ने डाला है उससे बड़ा है, तब क्या करे, वॉलेट बैलेंस में से अमाउंट को माइनस करके और वो वैल्यू वापस से वॉलेट बैलेंस में असाइन कर दे। मतलब उतने अमाउंट से वॉलेट बैलेंस को घटा के वॉलेट बैलेंस की वैल्यू चेंज कर दे। ये इस लाइन में वही हो रहा है, ठीक है। और हमें ऑब्वियसली जो हमने ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शंस में ऐड करना है, तो हम ट्रांजैक्शंस डॉट अपेंड, अब ये पैसे निकाल रहे हैं तो डेबिट और वो अमाउंट इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा अगर वॉलेट बैलेंस एंटर्ड अमाउंट से बड़ा है, अगर छोटा है तो फिर, मतलब देखो, यहाँ पे ये कंडीशन दी है, वॉलेट बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अमाउंट। अगर ये नहीं है तो दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, मतलब या तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर बड़ा नहीं है तो मीन्स छोटा है, वॉलेट बैलेंस एंटर्ड अमाउंट से छोटा है, तो उस केस में ये एल्स ब्लॉक चलेगा, तो वहां पे प्रिंट होके आ जाएगा फेल्ड इनसफिशिएंट फंड्स। ये हमने टेस्ट भी करके देखा था अभी जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, लेट से यूजर ने चॉइस 3 डाली होगी, तो अगर 3 का मैच आता है, तो 3 में हम लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स प्रिंट करा रहे थे, तो यहाँ पे पहले तो हमने लिखा प्रिंट लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स, और उसके बाद ट्रांजेक्शन्स वाला जो लिस्ट है ना, उसमें से हमने लास्ट के 10 वैल्यूज को निकाला। ये तरीका है लिस्ट से वैल्यूज को निकालने का, और उसको एक वेरिएबल में डाला। कौन है भाई, कोई गेट पे आया, ओके, सॉरी अबाउट दैट। तो कहाँ थे हम, हाँ, ट्रांजैक्शंस। तो देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में कमेंट करके लिख भी रखा है। कमेंट ना कोड को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी पीस ऑफ ब्लॉक को अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, या देखो यार, डेवलपर जब लिखते हैं ना कोड, लेट से आज मैंने लिखा, अगर मैं 4-5 महीने बाद खुद ही ये कोड देखूंगा ना, मैं नहीं समझ पाऊंगा मैंने क्या लिखा था। तो अगर कमेंट्स पढ़े होते हैं ना कि ये लॉजिक क्यों डिफाइन किया गया था, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट्स डाले हुए हैं कि हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे हैं टू गेट द लास्ट 10 आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। अब लिस्ट में जब भी आइटम्स ऐड होते हैं ना, तो वो सीक्वेंस में ऐड होते जाते हैं। अगर लास्ट 10 आइटम्स चाहिए, तो मतलब कितने भी आइटम चाहिए हो, तो ये एक फॉर्मेट है लिस्ट से आइटम निकालने का, कि लिस्ट, आप ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट पॉइंट दो और एंड पॉइंट दो। हमने लिस्ट को पाइथन एसेंशियल्स में समझा था, उसमें इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3। पहला एलिमेंट हमेशा 0 से डिनोट होता है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा ना लिस्ट में, वो -1 से डिनोट होता है। मतलब अगर आपको उल्टा एक्सेस करना है ना लिस्ट को, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से पीछे से आ सकते हो, और अगर आगे से एक्सेस करना है तो 0 1 2 3 4 इस तरह से जा सकते हो। तो सिंस हमें लास्ट 10 ट्रांजेक्शन चाहिए, तो वो तो पीछे से मिलेंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स में -10 से लेकर, अब अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे ना तो एंड तक चला जाएगा, तो -10 से लेके एंड तक जितने भी ट्रांजेक्शन है सारे प्रिंट कर दो।
यही अगर आपको फर्स्ट 10 ट्रांजेक्शन चाहिए हो तो कैसे लिखोगे, आप ये 10 हटा दो यहाँ से, ये फर्स्ट पार्ट को ब्लैंक छोड़ दो और यहाँ पे 10 लिख दो, मतलब 0 से लेके 10th इंडेक्स तक जितने भी आइटम्स है वो ला दो। लेट्स से 10 से 15 वाले आइटम हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे हम 15। अब शुरू से मतलब स्टार्ट लिस्ट के स्टार्ट से आप 10वें आइटम से लेके 15 आइटम तक इस स्टेटमेंट से निकाल पाओगे। अगर यही पीछे से हमें चाहिए, लेट्स से लास्ट 5 वैल्यूज चाहिए, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे -5 लिख दो, 1 माइनस नहीं -5 और इसको ब्लैंक छोड़ दो, तो मतलब लास्ट की 5 वैल्यूज निकल आएंगी। बट ट्रांजेक्शन्स में हमने बोला है कि लास्ट 10, तो लास्ट 10 इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज को निकाल के ना हम रीसेंट ट्रांजेक्शन्स में सेव कर रहे हैं और फिर उसको फॉर लूप के अंदर डाल के प्रिंट करा रहे हैं। अब देखो इसमें 10 वैल्यूज हैं, 10 ट्रांजेक्शन है, ये जो रीसेंट ट्रांजेक्शन वाला वेरिएबल है ना, इसके अंदर 10 ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, अब ये 10 ट्रांजेक्शन को एक एक करके बार बार प्रिंट कराना है, तो या तो 10 स्टेटमेंट लिखो प्रिंट, या फिर बार बार आप प्रिंट करा रहे हो ना तो लूप कर सकते हैं, तो आप फॉर लूप का यूज करोगे लिस्ट में आइटरेट करने के लिए और वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। तो फॉर ट्रांजेक्शन इन रीसेंट ट्रांजेक्शंस प्रिंट ट्रांजेक्शन। अब देखो ये लूप करने का तरीका है, फॉर लूप को यूज करने का तरीका। ठीक है, ये जो TXN लिखा है ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन, ये आप अपने मनचाही वेरिएबल डाल सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे x भी लिख दूंगा ना तो भी ये काम करेगा, बट फिर मुझे यहाँ पे प्रिंट में ना सेम x देना होगा, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मैं अपना नाम भी लिख देता ना, वो भी एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा, बट मुझे फिर प्रिंट में वही देना होगा। ठीक है, तो इसको वापस से TXN लिख देते हैं और इसको भी TXN कर देते हैं। कहना यह है कि इस रीसेंट ट्रांजेक्शन में जितने आइटम हैं उसमें से पहला आइटम, ठीक है, अब ये आइटरेट होगा और इसके अंदर जाके वो पहला आइटम प्रिंट करेगा, फिर वापस से लूप चलेगा और अगला आइटम उठाएगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक रीसेंट ट्रांजेक्शन के अंदर से सारे आइटम एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे। मतलब 10 आइटम है तो ये फॉर लूप ना इस तरह से लिखने पे 10 बार चलेगा। ठीक है, और वो बार बार जो भी करंट आइटम है उसको उठा के प्रिंट कर देगा। ठीक है, और एलिफ में चॉइस हमने एग्जिट लिखा हुआ है। अच्छा, किसी भी लूप से एग्जिट करने के लिए देखो, इनफाइनाइट लूप कभी एग्जिट नहीं होगा अंटिल आप उसको फोर्सफुली एग्जिट नहीं करोगे। और फोर्सफुली किसी लूप को एग्जिट करने का तरीका यह है, उस लूप के अंदर कहीं पे एक ब्रेक देना होगा। इस तरह से अगर आप ब्रेक लिखोगे ना, ये ब्रेक जब भी लॉजिकल फ्लो में हिट होगा ना, आप किसी लूप के अंदर अगर हो तो उस लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो जब भी आप चॉइस 4 दे रहे हो तो वहां पे ब्रेक हो रहा है लूप, तो आप लूप से बाहर आ जा रहे हो और प्रोग्राम आपका एंड हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा समझ आया हो। अच्छा, एक चीज और समझो, अब यहाँ पे देखो हमने ऐड मनी समझा, मेक पेमेंट समझा, व्यू हिस्ट्री समझा। व्हाट इफ अगर यूजर को विड्रॉ करना हो, विड्रॉल फंक्शनैलिटी भी तो हो सकती है, तो हम उसको डाल के देखते हैं कैसे पड़ेगी वो। ठीक है, तो अभी हम 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, यहाँ पे हम 5वां ऑप्शन देते हैं। तो काम करते हैं, एक इसको कॉपी करते हैं और ऊपर चलते हैं लाइन नंबर 11 पे, एंटर करके यहाँ पे प्रिंट मार दो और इसको 5 बोल देते हैं, मतलब अब एग्जिट हमारा 5वां ऑप्शन हो जाएगा। और 4th पे हम लिख देते हैं विड्रॉ, विड्रॉ मनी। ठीक है, ये कोपायलट ने ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो कोपायलट विजुअल स्टूडियो कोड में ना एकदम रामबाण की तरह काम करता है, उसको सब पता होता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। तो आजकल AI की वजह से यार कोडिंग काफ़ी आसान हो गई है। अगर आप AI लेवरेज करते हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो ना, बहुत आसान है कोडिंग करना। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे कंडीशंस 4 तक तो मैनेज कर रखी हैं। अब ये 4 वाली ना, इसको हम 5 बना देंगे। क्यों? क्योंकि हम 5 में एग्जिट बोल रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं 5। ठीक है, और ये एलिफ वाला ब्लॉक पूरा एज इज उठाते हैं और इसको यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो आप क्या कर रहे हैं हम। अब इस 2 को ना हमें कर देना है 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो यार, देखो कोड लिखा हुआ है ना, तो वही उठा के कॉपी पेस्ट कर लो। 50 मतलब सेम चीज़ क्यों वापस से लिखनी है, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया हमने यहाँ पे। अब देखो
एलिफ चॉइस अगर 4 है, ठीक है, विच मीन्स विड्रॉ कर रहे हैं हम अमाउंट, तो देखो अब यहाँ पे लिखा है ना एंटर पेमेंट अमाउंट, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं एंटर विड्रॉल अमाउंट। आई होप ये स्पेलिंग सही है विड्रॉल की, पता नहीं, खैर मतलब आप समझ रहे हो मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो जब ये चलेगा ना ब्लॉक, तो होगा क्या कि स्क्रीन पे लिख के आएगा एंटर विड्रॉल अमाउंट, और जो अमाउंट हम वहां डालेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होके वापस से अमाउंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अच्छा एक चीज आप नोटिस करो, ये अमाउंट वेरिएबल यहाँ पे भी यूज हो रही है, अमाउंट वेरिएबल यहाँ पे भी यूज हो रही है, बट ओके आई थिंक मार्केट क्लोज होने वाली है, तो ये धन बार बार घंटी बजा रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ओके सो हाँ कहाँ थे हम? डिस्ट्रैक्शंस ना फ्लो तोड़ देते हैं। तो हाँ यहाँ पे देखो एक अमाउंट वेरिएबल है एंड एक अमाउंट वेरिएबल यहाँ भी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये वेरिएबल ना लोकल वेरिएबल बोलते हैं इसको, मतलब ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर ही काम करेगी, इस ब्लॉक के बाहर अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो ये एक्सेस नहीं होगी। तो हर ब्लॉक के अंदर अगर आप जैसे ये रीसेंट ट्रांजैक्शन है ना, ये इस एलिफ ब्लॉक के अंदर की वेरिएबल है, तो आप एलिफ ब्लॉक के बाहर इसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई भी वेरिएबल आपने ग्लोबली डिफाइन की हो तो वो उसके अंदर जितने ब्लॉक्स हैं ना उनको वहां पे आप यूज कर पाते हो, बट अगर आपने काफी अंदर वाले ब्लॉक में कोई वेरिएबल डिफाइन किया ना तो वो बाहर आप यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ग्लोबली सेम नाम से मैं 2 वेरिएबल नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अमाउंट एक इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, तो अब जैसे इस ब्लॉक के बाहर आओगे ना आप, तो ये अमाउंट, अब ये जो अमाउंट वेरिएबल है ना, अब ये मैटर नहीं करेगा, मतलब आप सेम वेरिएबल दूसरे ब्लॉक में वापस से डिफाइन कर पाओगे। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हम अमाउंट को डिफाइन कर पा रहे हैं, वरना लॉजिकली सेम ब्लॉक के अंदर सेम नाम से 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा या इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा, भाई कौन से वेरिएबल पे ऑपरेशन चलाना है, ठीक है। तो एंटर विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब देखो ये वॉलेट बैलेंस जो यूज हो रहा है ना, ये वही ग्लोबल वेरिएबल है जो हमने टॉप पे डिफाइन किया है, ये रहा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इस पे चलाएंगे हम। अब देखो विड्रॉल अमाउंट कंडीशन हमें क्या लगानी पड़ेगी कि भाई जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो करंट वॉलेट बैलेंस से ज्यादा तो नहीं है, मतलब करंट वॉलेट बैलेंस मान लो 100 रुपए, निकाल तुम 500 रुपए रहे हो, तो सेम कंडीशन कि जो वॉलेट का बैलेंस है वो या तो बड़ा होना चाहिए अमाउंट से या फिर उसके बराबर होना चाहिए, तो ये सेम कंडीशन काम कर गई। अब करना क्या है, हमने वॉलेट बैलेंस में जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं उसको घटा के वापस से वॉलेट बैलेंस में सेव कर देना है, तो ये उस तरह से विड्रॉल काम करेगा। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स डॉट अपेंड में डेबिट की जगह हम यहाँ पे इसको अलग से डिफाइन करने के लिए इसको विड्रॉल डेबिट कर देते हैं। विड्रॉल डेबिट, ठीक है। तो अब ये जब भी आप विड्रॉल करोगे ना, जब आप ट्रांजेक्शन्स प्रिंट करोगे तो ये अमाउंट इस तरह से दिखाएगा वहां पे। अब यहाँ पे सक्सेस पेमेंट मेड नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेस अमाउंट विड्रॉल, और यहाँ पे अमाउंट भी डाल दे क्या, तो ये स्क्विगली ब्रेसेस यूज करेंगे, और अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इसके आगे एफ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अमाउंट, ठीक है। सक्सेस अमाउंट विड्रॉल, अब ये इस तरह से वहां पे मैसेज आ जाएगा। और फेल्ड इनसफिशिएंट फंड्स, ये कंडीशन एकदम बिल्कुल सेम काम करेगी, अगर एंटर्ड अमाउंट वॉलेट बैलेंस से बड़ा है तो फिर फेल होना चाहिए ये। तो अब चला के देखते हैं इसको, ठीक है, कैसा काम कर रहा है। तो लेट्स हिट कंट्रोल F5, अब इसको नीचे से ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखे। अब देखो यहाँ पे 5 कंडीशंस आ गई, इसके बीच में एक
अगर न्यू लाइन होगा ना तो थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्विकली न्यू लाइन डाल देते हैं। कहाँ पे डालना है हमें? एंटर चॉइस पे। तो ऊपर आ जाते हैं, ये एंटर चॉइस है ना, यहाँ पे एक कंट्रोल नहीं \n डाल देते हैं। अब ये नया लाइन में आएगा। हाँ, अभी देखो यहाँ पे नया लाइन से शुरू हो रहा है, एंटर चॉइस। ठीक है, अब देखो करंट बैलेंस 0। अब चलो पहले पैसे विड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर 1000 रुपये, सॉरी, तो विड्रॉ के लिए हमें 4 देना होगा। एंटर विड्रॉल अमाउंट 1000 रुपये निकाल लेते हैं, तो एरर आ गया, फील्ड इनसफिशिएंट फंड्स। अब पहले इसमें पैसे ऐड करते हैं, मान लो 1, अब ऐड करते हैं 600 रुपये। अब इसमें से 400 रुपये निकालते हैं, तो 4 फॉर विड्रॉल, और इसमें 400 अमाउंट डाला। तो अब देखो 400 एंटर विड्रॉल अमाउंट हमने 400 निकाला, ये सक्सेस अमाउंट विड्रॉल 400 ये हमने मैसेज डाला था, वो आ गया यहाँ पे। और करंट बैलेंस अपने आप अपडेट हो गया, 600 से 200 हो गया। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स में लेट्स से 3। तो अब देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 600 रुपये, विड्रॉल डेबिट 400 रुपये। हमने ये मैसेज अलग से चेंज किया था विड्रॉल डेबिट के लिए। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, बट इसको समझाने में मैंने ऑलमोस्ट 30-35 मिनट लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और यही आपके फाउंडेशंस हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुई तो आप आगे नो मैटर कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो आप कोड कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास एग्जाम्पल्स और भी हैं जो मैं देना चाहता था, बट फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे पास रिकॉर्ड और एडिट करने के लिए यार 2 ही दिन होते हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो लेट्स से अगर 40-45 मिनट की वीडियो में अगर रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको रिकॉर्ड करके एडिट करने में मेरे को ऑलमोस्ट 2 दिन जाता है, और वो वीडियो रेंडर होने में 2 घंटे लेती है पूरी। मतलब एडिट करने के बाद भी जब उसको फाइनल प्रोड्यूस करता हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा होता हूँ, तो मेरे मशीन पे 2 घंटा लग जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो का साइज ऑलमोस्ट 50 GB होता है और एक्सपोर्टेड वीडियो का साइज ऑलमोस्ट 2 GB होता है। अभी तक लास्ट वीडियोस ऐसे ही रही हैं। तो कंटेंट मैं देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट मैं फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि और बेटर एग्जाम्पल, मतलब क्या यहाँ से हम और बेटर बिल्ड कर सकते हैं। बट आई होप ये एग्जाम्पल अच्छा लगा हो आपको। और अब हम ब्रोकर इंटीग्रेशन देख लेते हैं, जिसके लिए आप सब यहाँ पे बैठे हो। आई होप सो नहीं गए होगे आप लोग वीडियो देखते देखते। तो देखो यार, आई नो मैंने वीडियो में लास्ट वीडियोस में बोला था आप लोगों को कि आप अपने ब्रोकर का नाम कमेंट में पिंग करो या कमेंट करो, एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट इन द वीडियो। तो यार आप लोगों ने सजेशंस तो दिए हैं, बट प्रॉब्लम एक ही है, ब्रोकर्स बहुत सारे हैं और अभी जितने रिकमेंडेशंस आए ना वो भी 6-7 ब्रोकर्स के आ चुके हैं मेरे को। तो यार इस वीडियो में वो सब कुछ कवर कर पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट अगर आपको बुरा लग रहा है कि मेरा ब्रोकर कवर नहीं किया। बट आप ब्रोकर पे स्टिक मत रहो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, मैं ये कहना चाहूँगा बस। अगर आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ गए तो कल को आप किसी दूसरे ब्रोकर के साथ भी काम करने जाओगे ना तो आप मतलब आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। मैं आपको पकी पकाई मछली नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं मछली पकड़ के खुद पकाना सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम 2 ब्रोकर्स को कवर करेंगे, धन एंड डिफाइनेज। बट अगेन कुछ ब्रोकर्स की मैं कुछ ब्रोकर्स की मैं डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा कि अगर लेट से मेरे पास अकाउंट नहीं है उन ब्रोकर्स का, बट अगर मुझे अप्रोच करना होता अगर खुद से और इम्प्लीमेंट करना होता तो मैं कैसे अप्रोच करता। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहले हम धन से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका धन का टर्मिनल है और इसमें अगर आप टॉप देखो, पहले धन के बारे में बात करने से पहले हम एपीआई समझते हैं क्या होती है। तो होता क्या है ना कि लेट्स से आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो ऑथेंटिकेट करने के लिए आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हो।
तभी वेबसाइट रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये एक वैलिड यूज़र है। सिमिलरली एपीआई से कम्युनिकेट करने के लिए या एपीआई से बात करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती है कि हाँ भाई मैं फलाना इंसान हूँ, और वो करने के लिए आपको अपने यूज़र अकाउंट से एसोसिएटेड कोई एक टोकन एपीआई को देना पड़ता है। अब ये फंक्शनैलिटी को अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। कोई इसको एक्सेस की बुलाता है, कोई इसको एक्सेस टोकन बुलाता है, कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड ही बुला देता है। ठीक है, तो आपको टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाना है, आप अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझो कि एपीआई से इंटरैक्ट करने के लिए आपको हमेशा आपका जो ब्रोकर का टर्मिनल होगा वहाँ पे जाके वहाँ से कोई एक ऐसी की निकालनी है या कोई एक ऐसा टोकन निकालना है जो आप एपीआई को सप्लाई कर सको और एपीआई रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये एक वैलिड यूज़र है और ये उसका अकाउंट है। तब आप जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे या जो भी कॉल्स करोगे एपीआई को, वो सारे आपके अकाउंट से एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, ये अंडरलाइंग मैथ है किसी भी ब्रोकर के एपीआई के साथ काम करने के लिए। ठीक है, अभी तो धन के साथ क्या है ना, धन का एक धन एचक्यू लाइब्रेरी है जो पाइथन का लाइब्रेरी है। मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको। धन एचक्यू अगर आप सर्च करोगे तो ये तो इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अब देखो कोडिंग ना, ट्रेडिंग ऑटोमेशन आप कई तरह से कर सकते हो। आप इनकी एपीआईज को कॉल कर सकते हो जिसमें आप जेसन बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर्मेट में काम कर सकते हो या कर्ल रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो। और पाइथन सिंस आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो मेजॉरिटी ब्रोकर्स अपना पाइथन का क्लाइंट या पाइथन की लाइब्रेरी पब्लिश करके रखते हैं और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी लिखे होते हैं। तो आपको उस लाइब्रेरी को बस यूज़ करना होता है अपने कोड में। लाइब्रेरी के बारे में हमने शायद पाइथन एसेंशियल्स में थोड़ा सा टच बेस किया था। तो हर ब्रोकर की लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। सिमिलरली धन के लिए धन एचक्यू पाइथन क्लाइंट अवेलेबल है। तो इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो ये py.org जो है ना, ये पाइथन की ग्लोबल साइट है जहाँ पे सारे पैकेजेस या सारी लाइब्रेरीज जो ग्लोबली शेयर की गई हैं वो अवेलेबल होती हैं, और ये ऑफिशियल साइट है पाइथन की पाई। यहाँ पे सारे पाइथन के पैकेजेस मिलते हैं आपको या लाइब्रेरीज मिलती हैं। तो इसी साइट पे धन वालों ने अपना धन एचक्यू का ये पैकेज या लाइब्रेरी पब्लिश कर रखा है। ठीक है, हम इसी लाइब्रेरी का यूज़ करके धन से या धन की एपीआई से इंटरेक्ट करेंगे। और इसी को अगर आप नीचे एक्सप्लोर करोगे ना तो यहाँ पे इन्होंने सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। और ये बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा है। अगर आप पढ़ोगे ना, एक बार थोड़ी सी कोशिश करोगे ना तो बहुत आसान है ये। हर तरह के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेट्स से आपको ऑर्डर प्लेस करना है इक्विटी में तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से कॉल करना है फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं उसको। अब आई होप अभी तक आप फंक्शन समझ पा रहे होगे कि क्या होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में एक कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाया था। तो जितनी भी ये लाइब्रेरीज है ना, लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शन कुछ तरह का डेटा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और उस आर्ग्यूमेंट को प्रोसेस करके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर काम करके देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे एक्टिव पोजीशंस लानी है तो उसके लिए है, सिक्योरिटी लिस्ट के लिए है, ऑर्डर लिस्ट के लिए है, हिस्टोरिकल डेली डेटा के लिए एक फंक्शन है। ठीक है, तो अभी ये तो लाइब्रेरी हो गई। अब इस लाइब्रेरी से एपीआई से कनेक्ट करने के लिए क्या तरीका है उसको समझते हैं। तो उसके लिए आप आ जाओ धन के पोर्टल पर। ठीक है, और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप माई प्रोफाइल ऑन धन पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ आप धन एचक्यू, लेफ्ट साइड में धन एचक्यू ट्रेडिंग एपीआई पे आ जाओ आप। अब यहाँ पे ना आपको देखो जनरेट एक्सेस टोकन या और एपीआई की दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नाम दे दो, मैं इसको सैंपल नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं करना है आपने। यहाँ पे बस जनरेट एक्सेस टोकन करना है। ये इस पर क्लिक करते ही ये एक टोकन जनरेट कर देगा। अब ये टोकन जो जनरेट होता है ना, एक्सेस टोकन, ये बहुत ही सिक्योर टोकन है। आप इसको किसी को शेयर करोगे ना
तो वो आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी कर सकता है अगर ये लीक हो जाता है। तो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो ये विजिबल है, बट मैं जब वीडियो एडिट करूँगा तो ऑब्वियसली इसको मास्क कर दूंगा ताकि ये यूट्यूब पे पब्लिकली अवेलेबल ना हो मेरा टोकन। बट यहाँ पे ये टोकन है और इस टोकन को यूज़ करके हम एपीआई से इंटरेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो देखो वापस से हम लाइब्रेरी वाले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि फ्रॉम धन एच क्यू इम्पोर्ट धन एच क्यू। तो धन एच क्यू लाइब्रेरी से धन एच क्यू को इम्पोर्ट किया। ये लाइब्रेरी इम्पोर्ट करने का तरीका है, ठीक है, पाइथन में। अब उस लाइब्रेरी के अंदर धन एच क्यू नाम का ही एक फंक्शन है जो क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन एक्सेप्ट करता है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम धन नाम की वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ये इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है। तो क्विकली हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये काम पहले से करके रखा हुआ है, फ्रॉम धन एच क्यू इम्पोर्ट धन एच क्यू। अच्छा एक चीज़ और, मैंने धन एच क्यू का क्लाइंट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी है। हर लाइब्रेरी जो होती है ना वो आपने इंस्टॉल करनी पड़ती है। और इंस्टॉल पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का तरीका है कि पिप, आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ दिख रहा होगा, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ तो बेटर दिखेगा। क्लियर, हाँ अभी देखो। तो आपको ऐसे लिखना है पिप इंस्टॉल और जो भी लाइब्रेरी का नाम है वो देना है आपको। तो लेट्स से मेरा है धन एच क्यू, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो वही बताएगा। तो देखो यहाँ पे ये सब बोल रहे, देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। बट आपके पास ये नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, ठीक है। धन एच क्यू इंस्टॉल करने के बाद आप ये इंपोर्ट करोगे, फ्रॉम धन एच क्यू इम्पोर्ट धन एच क्यू, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको ये एज इज होना है, ये हर बार ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, धन इक्वल्स टू धन एच क्यू, ठीक है। अब देखो नीचे का पार्ट अभी भूल जाओ, इस पार्ट को देखो, ये क्या कह रहा है, धन एक वेरिएबल है, उसमें हम धन एच क्यू नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पैरेंथेसिस यूज करते हो या इस तरह के ब्रैकेट्स यूज करते हो, उसका मतलब है फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो धन एच क्यू फंक्शन कॉल हो रहा है और ये फंक्शन ना 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, बीच में कॉमा है, तो कॉमा हमेशा कोड में ना सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ये, ठीक है। ये पहला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का। अब ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप ना अपना क्लाइंट आईडी दोगे और यहाँ पे आप अपना एक्सेस टोकन दोगे। तो आप क्विकली देखते हैं ये दोनों चीजें मिलेंगी कहाँ से। तो आप आ जाओ वापस से धन पोर्टल पे। तो एक्सेस टोकन तो हमने ये अभी बनाया ही है, इसको बस कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देना है और वापस अपने कोड में आना है और ये जो पार्ट है ना यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो देखो ये इस तरह से पेस्ट हो गया, ठीक है। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इग्नोर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी क्लाइंट आईडी नहीं दिया है, तो क्या करना है उसके लिए, तो हमें प्रोफाइल अकाउंट डिटेल्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको, किधर गया भाई, ये रहा क्लाइंट आईडी, तो इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब जब आप इतने कोड को चलाओगे ना तो धन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको और यही ऑब्जेक्ट आपको सारे ऑपरेशंस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्विकली, अच्छा इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। इतने पार्ट को हम चलाते हैं, ठीक है। देखो कोई एरर नहीं है, स्मूथली चल रहा है। अब आगे का पार्ट देखते हैं। अब हमें करना क्या है ना, आज हम निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल डेटा लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, वापस से अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। देखो डॉक्यूमेंटेशन ना सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के एपीआईज का या उनके लाइब्रेरीज का। तो वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ और तो
ये तो देखो लाइब्रेरी का पेज है ना। अभी लाइब्रेरी के अलावा ना हर जो लाइब्रेरी है उसका गिटहब रिपॉजिटरी भी होता है। अब वहाँ कैसे जाना है, तो ये देखो चेक रिलीज नोट्स पे क्लिक करोगे ना आप, तो ऐसे कुछ खुल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ मेन रिपॉजिटरी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ पे कोड, जो धन की लाइब्रेरी है उसका पूरा यहाँ पे कोड है, और नीचे ये सब पूरे एग्जांपल्स और डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब जब भी आप कोड कर रहे होगे किसी नए ब्रोकर के लिए तो आप पढ़ के करोगे, ये सब पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े टफ है लाइफ। तो अलग देखो धन और डिफाइनेज के लिए तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। किसी दूसरे ब्रोकर का अगर आप करोगे ना तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट मोटा मोटा इतना ही रहता है कि कोई एक एपीआई टोकन रहेगा या की रहेगी और उसको आपको किसी फंक्शन में पास करना रहेगा और उसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर पाओगे अपने ब्रोकर की एपीआई से। अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट यही रहता है हर ब्रोकर के साथ, ठीक है। अभी इधर आ जाओ वापस से। इसमें हिस्टोरिकल डेटा वाला एक फंक्शन था, देखो ये रहा हिस्टोरिकल डेली डेटा। अगर हमें लाना है तो धन डॉट हिस्टोरिकल डेली डेटा, और इसका फॉर्मेट ये है, मतलब इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर आ जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है धन डॉट हिस्टोरिकल डेटा, तो इस लाइन को मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ। अब देखो इसमें क्या किया है ना, OHLC नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये लाइन निकाल देते हैं। अब देखो इसमें क्या किया ना, OHLC नाम का एक वेरिएबल लिया है। अब धन डॉट हिस्टोरिकल डेली डेटा नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन है। अब इसको हम ये सारे वैल्यूज पास कर रहे हैं। अब देखो ये सिक्योरिटी ID 13 क्या है, तो धन वालों का ना यार ये चीज़ थोड़ी गंदी लगती है मुझे। यहाँ पे ये क्या करते हैं ना कि हर इंस्ट्रूमेंट को एक ID से डिनोट करते हैं, लेट से। तो यहाँ पे जो 13 है ना, 13 मतलब निफ्टी 50। अरे यार डायरेक्ट सिंबल का नाम देने देते तो काफ़ी इजी हो जाता लोगों के लिए, अभी वो कन्वर्जन करना पड़ता है सबको बैठ के। डिफाइनेज में ये नहीं है, बहुत सारे ब्रोकर्स में ये नहीं है, बट धन का पता नहीं कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है इन्होंने। तो करना क्या होगा आपको वो बताता हूँ आपको। इधर जाओ आप, और इसमें ये इंस्ट्रूमेंट लिस्ट है इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे देखो ये इंस्ट्रूमेंट लिस्ट बॉटम में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो आप, ठीक है। अभी ये URL है, इसको कॉपी करो, ब्राउज़र में पेस्ट करो, एक CSV फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है ना। इस CSV फाइल को खोल लो, तो या हाँ, अब ये हर इंस्ट्रूमेंट की डिटेल है जितने धन सपोर्ट करता है, ठीक है, सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें से मुझे जो भी इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करना है ना उसका ID, ये सिक्योरिटी ID निकालना पड़ेगा। ये जो SEMSMST सिक्योरिटी ID वाला कॉलम है ना, ये वैल्यू चाहिए मुझे। तो लेट्स से निफ्टी 50 का अगर मुझे डेटा लाना है तो मुझे उसकी ये वैल्यू यहाँ से चाहिए होगी, तो इस पर फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। और पहले तो एक्सचेंज पे फिल्टर लगा देते हैं, इसको कर देते हैं NSE, ठीक है। अभी ये सिंबल है ना, अब सिंबल पे लगा देते हैं, सिंबल में हम निफ्टी सर्च कर लेते हैं। निफ्टी सर्च एक्चुअली काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऑप्शंस ही आ रहे हैं सारे। और बेटर वे में इसको फिल्टर कैसे कर सकते हैं, हाँ ओके, सेगमेंट पे फिल्टर लगाते हैं पहले। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, तो I पे लगा देते हैं इसको, तो ये अभी सारे इंडेक्स का डेटा देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें निफ्टी दिख रहा है, सेम ट्रेडिंग सिंबल निफ्टी, सेम कस्टम सिंबल निफ्टी 50, एग्जैक्टली यही चाहिए था हमें, ठीक है। अब इसका आप ID देखोगे ना, ये 13 है। तो अब धन वालों ने इस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। आप डायरेक्ट सिंबल का नाम दे दो और उससे काम करना चाहिए, डिफाइनेज में करता है, इसमें नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो इसमें आपको अब जैसे ये 13 है जो ना, इस 13 को आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ID में 13 पास करोगे आप।
अब इसको एक्सचेंज सेगमेंट बताओगे कि IDXI मतलब इंडेक्स नाम का सेगमेंट है। इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है, इंडेक्स है। किस डेट से आपको डेटा चाहिए और किस डेट तक का डेटा चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप कुछ नहीं, कंट्रोल F5 कर दोगे तो अब देखो क्या होता है। ओके, एक चीज़ और, मैंने ये डेटा यहाँ निकाल तो दिया लेकिन प्रिंट नहीं किया, तो अब इस OHLC को ना प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो ये फेल होगा क्योंकि मेरे पास धन की API का एक्सेस नहीं है, डेटा API का। तो देखो ये फेलियर हुआ, स्टेटस फेलियर, और ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है भाई कि पैसे भरो। नहीं, तो देखो HTTP स्टेटस 451 यूजर हैज नॉट सब्सक्राइब टू डेटा APIs और डज नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिंग APIs, काइंडली सब्सक्राइब टू डेटा APIs टू बी एबल टू फेच डेटा, ठीक है। इन शॉर्ट, अब अगर आप यहाँ वापस पोर्टल पे आ जाते हो ना, तो इनका सीन ये है कि अगर आप धन HQ ट्रेडिंग APIs पे जाओ और यहाँ डेटा APIs पे अगर जाओ, देखो इनके ऑर्डर APIs फ्री हैं, बट अगर आप कुछ हिस्टोरिकल डेटा लेके आ रहे हो ना तो उसके लिए धन चार्ज करता है। तो डेटा APIs पे जाओ, अब यहाँ पे इनका ये प्लान दिया हुआ है कि मंथली अगर आप पे करना चाहते हो तो 500 रुपये महीने है, और अगर आप ईयरली पे करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 4800 रुपये में आपका काम बन जाएगा, 400 रुपये महीने के हिसाब से, 20% डिस्काउंट। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, अमाउंट ऐड करते हैं नेट बैंकिंग से, और फिर चला के देखते हैं चलता है क्या। तो ये क्विकली OTP डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी ये धन में मैंने पैसे ऐड किए हैं, जस्ट प्रोसेस हो रहा है। लेट्स सी, अच्छा इधर तो दिखा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, इधर अभी भी प्रोसेस ही हो रहा है, बहुत स्लो है, स्टिल वेटिंग। खैर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें एक्सेस मिला क्या। नहीं, अभी भी, तो पेमेंट करने के बाद भी अभी एक्सेस नहीं मिला है। ओके, इस पेज को रिलोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। वापस से धन HQ ट्रेडिंग APIs पे जाते हैं, डेटा APIs पे जाते हैं। ओके, इन अच्छा, तो वो पैसे जस्ट ऐड हुए थे अभी, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ पे। 589 अमाउंट है, मैं इनेबल ऑटो पे हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे हर महीने नहीं चाहिए, मैं बस आपको डेमो देने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ इसे। तो सब्सक्राइब करते हैं इसे इस महीने के लिए, यू विल बी चार्ज 499 प्लस टैक्सेस, यस, ठीक है। तो यू हैव एक्सेस टू डेटा APIs फ्रॉम धन अंटिल 11th Jan, ठीक है, 11 जनवरी तक का हमें डेटा APIs का एक्सेस मिल गया है। तो अब हम वापस से चला के देखते हैं क्या कह रहा है, ये हिस्टोरिकल डेटा दे रहा है क्या, ये देखो। तो अब हमें निफ्टी का ये हिस्टोरिकल डेटा मिल गया है, अगर आप देखो इधर डेटा ओपन, हाई लो क्लोज, इस तरह से डेटा मिला हुआ है। इसको हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो काम करते हैं। तो देखो, अगर इस डेटा को हम एक्सेल में देखेंगे ना तो बहुत ही क्लीन दिखेगा, और कोड में एक्सेल को यूज करने के लिए पैंडाज नाम की एक लाइब्रेरी आती है, तो हम क्विकली उसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो इंपोर्ट पैंडाज एज PD, ये हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अभी के लिए हम पहले OHLC को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं कि OHLC में कैसा डेटा मिलता है हमें। तो अगर आप OHLC को प्रिंट कराओगे ना तो आपको JSON टाइप का डेटा मिलेगा, जो कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। देखो आप
स्टेटस, सक्सेस, रिमार्क्स एंड इसके अंदर फिर डेटा है और इस डेटा के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज, टाइम स्टैम्प सारा डेटा है। हम एक काम करते हैं ना, इस डेटा को पूरा एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप df इक्वल्स टू PD डेटा फ्रेम OHLC डेटा यहाँ डालते हो एंड देन आप यहाँ पे df प्रिंट करते हो तो आपको प्रॉपर एक्सेल टाइप का डेटा मिलेगा, ऐसा कुछ ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम एंड टाइम स्टैम्प। अब ये टाइम स्टैम्प ना एक स्पेशल फॉर्मेट में है, इसको ह्यूमन रीडेबल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है धन वालों ने। यहाँ पे अगर आप देखो कन्वर्ट टू डेट टाइम, तो जो डेट आ रही है ना वो इपॉक डेट आ रही है, सिस्टम जनरेटेड डेट आ रही है। इसको कन्वर्ट करने के लिए ये टाइम कन्वर्टर का फंक्शन दिया हुआ है। तो क्विकली इसको चला के देख लेते हैं या फिर हम एक काम करते हैं, कोपायलट से हेल्प लेते हैं। सो this is the output of the data frame and the timestamp column values are epoch. How do I convert it to normal date time format? अब देखो ये अभी बता देगा। You can convert epoch PD dot to date time। तो अब देखो इसने रिकमेंड भी कर दिया, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये लाइन चलानी है बेसिकली। सो लेट्स डू इट। इसको कॉपी कर लेते हैं OHLC डेटा के नीचे यहाँ पे, और अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारा यस देखो टाइम स्टैम्प चेंज हो चुका है। अब ये सही टाइम स्टैम्प वैल्यू दिखा रहा है जैसा हमें चाहिए, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो ओपन, हाई, लो, क्लोज का अगर डेटा आपको मिल गया, वॉल्यूम का डेटा मिल गया, तो अब इसके बेसिस पे आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। देखो ये देखो 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, 7 तारीख का, ऐसे ही पूरे पिछले जितने साल का चाहिए आपको। आई थिंक धन 5 साल का प्रोवाइड करता है, तो आप वो डेटा निकाल सकते हो और वो डेटा निकालने के बाद आप उस पर फिर अपनी कंडीशंस लगा सकते हो। आप उसमें RSI कैलकुलेट कर लो, आप अपना सुपर ट्रेंड कैलकुलेट कर लो, या जो भी इंडिकेटर्स में आप काम करते हो वो कैलकुलेट कर लो और कैंडल्स को फॉर्म कर लो और फिर अपने स्ट्रेटजी के लॉजिक के बेसिस पे आप एंट्रीज एंड एग्जिट्स प्लान कर सकते हो। तो ये बेसिकली जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन दिखाया है मैंने कि कैसे आप धन से इंटीग्रेट करते हो और कैसे आप OHLC डेटा लेके आ सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लिया है। आप एक्सप्लोर करो, आप बाकी दूसरे सिक्योरिटीज़ के डेटा के साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। तो हम क्विकली डिफाइन एज को भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे रिबॉट्स पर्सनली डिफाइन एज के लिए ही लिखे हैं। उसकी APIs भी फ्री हैं, धन की तरह 500 रुपये नहीं चार्ज करते हो मंथली, एंड थ्रॉटलिंग नहीं है, एंड मेरा कंफर्ट काफ़ी अच्छा है उसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉट्स लिखे हैं डिफाइन एज के लिए। सो विल क्विकली मूव टू डिफाइन एज APIs एंड दैट इज इट फॉर धन। अच्छा, एक चीज़ और, आपको लेट से धन के अलावा कोई और ब्रोकर के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो मान लो किसी भाई ने बोला था यार एंजल वन भी कवर कर दो, तो देखो क्विकली कैसे कर सकते हो। आप सर्च कर लो एंजल वन API, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्मार्ट API एंजल वन, ये पहला ही लिंक आ गया है, इसको खोल लो, ठीक है। गेट द APIs फ्री ऑफ कॉस्ट, इजी इंटीग्रेशन। अच्छा देखो इन्होंने भी पाइथन का अपना पैकेज दे रखा है, ठीक है। तो इनका पाइथन का पैकेज ओके, तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप मैं करना नहीं चाह रहा यार, फालतू के ईमेल्स भेजते हैं फिर ये लोग। तो एक बार API डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। हाँ ये रहा, तो वो स्मार्ट API पाइथन लाइब्रेरी दिया हुआ है, हर अलग लैंग्वेज का लाइब्रेरी दिया हुआ है। आप पाइथन लाइब्रेरी पे चले जाओ,
और ये उनका गिटहब का रिपॉजिटरी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा एग्जाम्पल दे रखा है कैसे कैसे आपने काम करना है, कैसे आप OHLC डेटा लेके आ सकते हो। तो यहाँ से कोड उठाओ और इस सैंपल को जस्ट एग्जीक्यूट करके देखो और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सिमिलरली आप कुछ किसी भी ब्रोकर के लिए मतलब मुझे अगर करना होता तो मैं ऐसे ही करता। लेट्स से अगर आपको कोटक के लिए करना है, ठीक है, कोटक नियो एपीआईज, तो देखो कोटक की न्यू ट्रेड एपीआई रहती है, इसको खोल लो। अब देखो ये भी जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ऑर्डर्स, जीरो एपीआई चार्जेस, ओके, इनका भी होना चाहिए कहीं। हाँ ये देखो इन्होंने नीचे दे रखा है स्टेप 1 गेट योर एपीआई। देखो मैंने बोला था ना किसी भी एपीआई के साथ काम करने के लिए आपको एक्सेस टोकन चाहिए होगा, तो उन्होंने क्लियरली स्टेप्स डिफाइन कर। तो मतलब किसी भी ब्रोकर के साथ काम करने के लिए एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन खोलनी पड़ेगी, बस उतना सा ही है। और उन्होंने हर ब्रोकर ने डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली डॉक्यूमेंट कर रखा है कि कैसे उनका लाइब्रेरी यूज होना है। तो वहां से बेसिक एग्जांपल लेके एटलीस्ट डेटा लाना सीखो आप अगर डेटा लाना सीख गए तो आगे का पार्ट तो मैं सिखा ही रहा हूँ पूरा। बट और अगर आप सीमलेसली फॉलो करना चाहते हो तो भाई डिफाइनेज में अकाउंट खुलवा लो। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका, कोई मुझे पैसे नहीं मिलते भाई उनसे, बट मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनसे, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये देखो पाइथन का एसडीके इन्होंने भी दे रखा है, तो पाइथन का एसडीके खोल लो। और देखो इन्होंने भी अपनी गिटहब की रिपोजिटरी बना रखी है कोटक वालों ने, और इन्होंने भी देखो सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये देखो अगेन नियो एपीआई, ये देखो एक्सेस टोकन पास करना है, कंज्यूमर की अगेन एक तरह का टोकन पास करना है। कुल मिला के मतलब प्रोसेस सबका ले दे के सेम ही है। तो अगर एक ब्रोकर का आप समझ जाते हो इंटीग्रेशन तो आसान ही है बाकी का करना। बट अगर यार फंसते हो और डेडिकेटेड आपको चाहिए ही, तो भाई फिर मुझे इनके साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और तभी मैं आपके लिए कुछ बना पाऊंगा। मेरे पास अकाउंट्स नहीं है बाकी ब्रोकर्स के, सिर्फ धन, आई थिंक जीरोधा है, कई साल पहले काम करता था जीरोधा में, वो अब यूज़ नहीं करता। तो धन और डिफाइनेज ही हैं जो मैं एक्टिवली यूज़ करता हूँ। तो आप एक्सप्लोर करो और कुछ चैलेंजेस आते हैं तो लेट्स सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी डिफाइनेज पे मूव करते हैं। तो ये डिफाइनेज का लैंडिंग पोर्टल है, ठीक है। अब इस पोर्टल में आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये अकाउंट सेक्शन है, इसमें जाओगे। यहाँ पे आपके सारे अकाउंट की डिटेल्स दिखती हैं। ये ऑब्वियसली मैं मास्क कर दूंगा क्योंकि सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। अभी इधर टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे ना आप, तो यहाँ पे शो माई एपीआई सीक्रेट दिखा रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एपीआई टोकन और एपीआई सीक्रेट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लोगे एंड डिफाइनेज में ना लॉगिन करने के लिए ओटीपी मैंडेटरी है, बाकी प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं है। जब भी आप लॉगिन करते हो मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स में लॉगिन का मैकेनिज्म अलग अलग तरह से काम करता है। तो डिफाइनेज 2FA फॉलो करता है। 2FA एक तरह का ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। इसमें आपको क्रेडेंशियल्स के साथ साथ अपना ओटीपी भी देना पड़ता है, जो आपके फ़ोन पे मैसेज में आता है या किसी ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू कर सकते हो आप। तो करना आपको ये है कि यहाँ से एपीआई टोकन और सीक्रेट निकाल लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पे जाना है। आप सिक्योरिटी पे जब जाओगे तो अभी तो देखो ये मेरा एक्सटर्नल 2FA TOTP इनेबल्ड है। पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद फिर आपको इनेबल करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो क्विकली इसको डिसेबल करते हैं। 453228 वेरीफाई। ओ अच्छा, सॉरी, OTP ईमेल पे आया होगा, मैं क्या देख रहा हूँ। जीमेल, सो 228601। ठीक है,
अभी ये डिसेबल हो चुका है, ठीक है। अब मैं डिफाइन एज पे वापस से लॉगिन करने जाऊंगा। देखो ये यूज़र नेम पासवर्ड डाला, अभी ये कोड मांग रहा है। तो जोन इनका मोबाइल ऐप है, जोन में लॉगिन करोगे तो वहाँ से एक ऐप कोड जनरेट होता है, यहाँ पे हमें वो डालना पड़ता है 076103, ठीक है। अभी अकाउंट सेक्शन पे आ जाओ। एपीआई की और मतलब एपीआई सीक्रेट और टोकन तो हम देख ही चुके थे। अब सिक्योरिटी पे आ जाओ। ये TOTP 2FA इनेबलमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ऑटोमेशन कर पाओगे डिफाइनेज के लिए। तो यहाँ पे आपको करना है इनेबल एक्सटर्नल TOTP, मतलब ये आपको एक बार यहाँ पे पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है। देखो आप TOTP के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप्स का यूज़ कर सकते हो टू जनरेट अ 6 डिजिट OTP जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो आप। ये गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आपको प्ले स्टोर पे या आपके आईफोन के ऐप स्टोर पे ऐप मिल जाता है, आप उसको फ़ोन में इंस्टॉल करो। उसके बाद यहाँ इनेबल पे क्लिक करो। अब ये OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा, तो वो यहाँ पे डालना है आपने। तो इट इज़ 263573, ठीक है। अब देखो कोड वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब करना ये, जो ऑथेंटिकेटर ऐप हमने डाउनलोड किया ना, उस ऐप को खोल के आपको इसे स्कैन करना है। ये जो बार कोड दिया हुआ है यहाँ पे, नॉट बार कोड, QR कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन करना है। बट बिफोर स्कैनिंग यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कॉपी की, इस पर क्लिक करो और ये की कॉपी कर लो। ये की कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। इस की को कॉपी करके कहीं पे सेफली नोट कर लो, क्योंकि ये अभी हमें कोड में ज़रूरत लगेगी इसकी, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे 6 डिजिट TOTP डालना है। तो जब आप अपने ऑथेंटिकेटर ऐप से इस QR कोड को स्कैन करोगे ना, स्कैन करने के बाद वहाँ पे आपको एक OTP जनरेट होगा, वो OTP यहाँ पे आपको डालना होगा। तो देखो ये ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने खोला अपने फ़ोन में, एंड यहाँ पे स्कैन में गया और ये इसको स्कैन किया, एंड लास्ट में मेरा ये अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे ये 1 टाइम पासवर्ड कोड दिखा रहा है, ये मुझे यहाँ पे डालना होगा 172162, एंड अभी मैं इनेबल पे क्लिक करूँगा तो देखो सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। अब आप पूरा सेट हो अपना ऑटोमेशन करने के लिए। तो अब क्विकली अपने कोड पे आ जाते हैं, अब समझते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। तो पहली लाइब्रेरी है PyOTP, मतलब ये OTP ऑटोमेशन के लिए PyOTP लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पांडास अगेन ये एक्सेल फंक्शनैलिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये दो अलग लाइब्रेरीज हैं। अब डिफाइनेज की लाइब्रेरी है इंटीग्रेट। ये जो इंटीग्रेट हमने इंपोर्ट किया है ना, फ्रॉम इंटीग्रेट इंपोर्ट, ये डिफाइनेज की लाइब्रेरी है। इसमें से हमने दो फंक्शंस मतलब इंपोर्ट किए हैं, कनेक्ट टू इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट डेटा। और ये डेट टाइम की लाइब्रेरी है, ये पाइथन में डिफ़ॉल्ट आती है, ठीक है। अब देखो API टोकन के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें अपना API टोकन डाल दिया। API सीक्रेट के लिए एक वेरिएबल लिया, उसमें अपना API सीक्रेट डाल दिया, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाया मैंने कॉन, और कनेक्ट टू इंटीग्रेट ये एक फंक्शन आता है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को डायरेक्टली बस यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। अब कॉन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब TOTP हमें जनरेट करना है, तो TOTP इक्वल्स टू PyOTP जो हमने यहाँ इंपोर्ट किया था डॉट TOTP, और जो OTP मैंने बोला था ना आपको कॉपी करके रखना है सिक्योरली, जब हमने अभी इनेबल किया था TOTP, यहाँ पे QR जहाँ पे हमने स्कैन किया था उससे पहले एक कोड कॉपी किया था, तो वो कोड यहाँ पे जाएगा इन कोट्स के बीच में, एंड इसको एज इज ही यूज़ करना है। ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपको बार बार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कॉन डॉट लॉगिन, ये एक वेरिएबल है, इसमें हमने अपना API टोकन डाला, API सीक्रेट के लिए एक वेरिएबल लिया, उसमें अपना API सीक्रेट डाल दिया, ठीक है। अब एक वेरिएबल बनाया मैंने कॉन, और कनेक्ट टू इंटीग्रेट ये एक फंक्शन आता है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, डॉट TOTP, और जो OTP मैंने बोला था ना आपको कॉपी करके रखना है सिक्योरली, जब हमने अभी इनेबल किया था TOTP, यहाँ पे QR जहाँ पे हमने स्कैन किया था उससे पहले एक
एंड अब आपको यहाँ पे एपीआई टोकन, एपीआई सीक्रेट एंड टीओटीपी साथ में पास करना है। मतलब जैसे ही आप जैसे आप पोर्टल पे मैनुअली लॉगिन करते हो ना, यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी, कुछ उसी तरह से यहाँ पे कोड में लॉगिन कर रहे हो, जहाँ पे आप एपीआई टोकन, एपीआई सीक्रेट और ओटीपी पास कर रहे हो, और वो ओटीपी जनरेट हुआ है 12th लाइन पे, ये पाई ओटीपी लाइब्रेरी का यूज करके, और एक सीक्रेट कोड जो आपने पोर्टल से जनरेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेज अगो, मतलब कितने दिन पहले तक का हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पे पाइथन में ना डेट टाइम लाइब्रेरी होती है, उसको यूज करके हमने क्या किया, डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब आज की डेट आएगी, आज का टाइम स्टैम्प के साथ, माइनस टाइम डेल्टा, और टाइम डेल्टा के अंदर आप पास कर सकते हो कितने दिन पहले। ठीक है, तो ये मतलब ये डेज अगो में जो अब जो डेट आएगी ना, वो 90 दिन पहले की डेट आएगी। ठीक है, और उस 90 दिन पहले की डेट पे हम इनिशियल टाइम जो सेट कर रहे हैं ना, वो 9:15 का सेट कर रहे हैं। ये लाइन नंबर 15 में एग्जैक्टली यही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो फंक्शंस इंपोर्ट किए थे ना इंटीग्रेट से, एक तो कनेक्ट टू इंटीग्रेट जो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, अब दूसरा फंक्शन है ये इंटीग्रेट डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट डेटा यूज़ कर रहे हैं, और उसमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था ना अभी ऊपर, उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, IC इक्वल्स टू इंटीग्रेट डेटा कॉन, ये एज ए स्टेप्स आपको यूज़ करने हैं, इसमें कुछ हेर फेर नहीं है। ठीक है, अभी मैं ये लाइन बाय लाइन ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, इसको आप बेटर वे में मैनेज कर सकते हो, आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो और उसमें फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। तो ये हर बार इतना मतलब सर्कस नहीं करना पड़ता है, यहाँ जितना हमने कोड में लिखा है, एक लाइन ऑफ कोड रहता है, उसमें आप अपना सीक्रेट और टोकन और ओटीपी पास करते हो, काम हो जाता है, ये इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता है। हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, बट अभी के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अभी हिस्ट्री नाम का वेरिएबल लिया, और इसमें हम हिस्टोरिकल डेटा लाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, हमने धन एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे देखो वो आईडी वाला चक्कर था ना, 13 आईडी हमने एक्सेल से जाके निकाली थी। यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल में बस आप डायरेक्टली लिख दो सिंबल का नाम, निफ्टी 50, आप एक्सचेंज का नाम बता दो NSE, ट्रेडिंग सिंबल यहाँ पे जो चाहिए वो लिख दो, कौन सा टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए, तो कॉन डॉट टाइम फ्रेम टाइप डे। अब ये ना इसमें टाइम फ्रेम टाइप मिनट भी आता है, तो वो आपको मिनट बाय मिनट का डेटा देता है, ये अभी डेली कैंडल का डेटा देगा। ठीक है, अभी कब से चाहिए वो स्टार्ट में वैल्यू जाएगी। अब स्टार्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो फंक्शन को स्टार्ट में ये वैल्यू हम पास कर देंगे। ठीक है, अब कब तक का चाहिए वो एंड में पास होगा, तो कब तक मतलब आज तक का दे दो, तो डेट टाइम डॉट टुडे, मतलब आज की डेट आ जाएगी उसमें। ठीक है, अब इसको जब आप चलाओगे तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो हिस्ट्री में जाके स्टोर हो जाएगा। हिस्ट्री एक वेरिएबल है, बट ये अभी भी यूजेबल नहीं है, इसे आपको यूज करने के लिए ना लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यूजेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, OHLC डेटा है तो एक्सेल फॉर्मेट में थोड़ा बेटर चलेगा ये, और एक्सेल में डालने के लिए इससे पहले हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइन नंबर 26 पे एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। तो PD डॉट डेटा फ्रेम के अंदर लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हिस्ट्री, मतलब ये इनवर्ड टू आउटवर्ड रिजॉल्व होगा। मतलब पहले लिस्ट फंक्शन कॉल होगा हिस्ट्री के ऊपर, वो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो लिस्ट जो है डेटा फ्रेम यानी एक्सेल में कन्वर्ट होगी, और वो DF ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, और फिर हम DF को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब DF अपने आप में भी एक लिस्ट है जो एक्सेल की रोज को स्टोर कर रही है। ठीक है, अभी जब मैं प्रिंट करूंगा तो आप देख पाओगे। अब ये स्लाइसिंग तो अभी हमने कुछ देर पहले ही वीडियो के स्टार्ट में जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे तभी समझा था कि ये -10 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये लेंथ को मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो ये रहा आपका आउटपुट। अभी देखो, इसमें भी सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है जैसी धन दे रहा था, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डेट टाइम। ठीक है, हर ब्रोकर मोटा मोटा ये इंफॉर्मेशन देता ही है अपनी API से, तो बस डेटा लाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर, बट एंड ऑफ द डे डेटा आप सेम लेके आ रहे हो, और उसको उस पर स्ट्रेटजीज को कोड करना लॉजिकली हमेशा सेम ही रहने वाला है, बस डेटा लाने का तरीका डिफर करेगा ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे रैप अप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम
अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करना स्टार्ट करेंगे, जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो यूजुअल वीडियोस से काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट्स लिटरली मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।